गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग कांथापुरा नोवेल की कहानी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, हमने सो फार ये किया था कि कांथापुरा है एक साउथ इंडियन विलेज है, और यहाँ पे जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्होंने अपनी एक कंपनी को स्थापित किया हुआ है, और उनका जो मेन काम है वो क्या है, इलायची है और मसाले हैं, यहाँ के कॉफ़ी है, उनका उत्पादन करते हैं। तो इसी विलेज में एक मूर्ति नाम का यंग पर्सन है जो कि ब्राह्मण है बाय कास्ट, लेकिन वो ब्राह्मणिज्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता, और वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों के, दूसरे नीची जाति के लोगों के बीच जाना पसंद करता है। फिर बच्चों, हमने पढ़ा कि इस गांव में चार जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं और जो परिहास हैं वो सबसे नीचे हैं, और जो बीवर और पोटर्स हैं वो बीच की जाति आती है और वो खेती करती है। उसके बाद मूर्ति है वो शहर में पढ़ के गांव में आता है, और वो गांधी जी के विचारों से इतना ज़्यादा इम्प्रेस है कि लोगों को गांधी जी के बारे में बताता है और उनके आइडियाज़ को फॉलो करने की शिक्षा देता है। फिर हमने पढ़ा बच्चों कि गांव में बड़े खान नाम के एक मुस्लिम ऑफिसर है, उसकी नियुक्ति की गई है कि गांधीवाद के जो विचार हैं गांधी जी के, उनको रोका जाए। और गांव के लोग हैं वो बड़े खान को घर नहीं देते हैं, तो वो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में जाके रहने लगता है। वहाँ पे साहिब होता है, वो उसकी मदद करता है रहने में और उसको एक कमरा किराए पे देता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था बच्चों कि भी जो मूर्ति है वो गांधी जी के आइडियाज़ से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि लोगों को अपने घर पे ही कपड़ा बनाने के लिए, खादी का यूज़ करने के लिए उपदेश देता है। वो समझाता है लोगों को कि अगर हम घर का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे तो इससे हमारा जो पैसा है वो विदेशों में नहीं जाएगा। तो इसके बाद बच्चों हम शुरू करते हैं नोवेल को। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मूर्ति है वो सभी लोगों को, गांव के लोगों को, स्पेशली जो नीची जाति के लोग हैं उनको अवेयर कर रहा है कि भी आप घर के बने हुए कपड़े पहनो और बाहर का ना पहनो, इससे हमारा पैसा है बचेगा और बाहर विदेशों में नहीं जाएगा। तो गांव में एक भट्टा नाम का इंसान होता है, और उसका जो मेन काम है, जो उसका मेन यूँ मान लो कि ऑक्यूपेशन है, मेन जो उसका धंधा चल रहा है वो यही है कि वो लोगों को ऊंचे ब्याज पे पैसा देता है। और जब उसको ये पता लगता है कि मूर्ति है वो तो लोगों को अवेयर कर रहा है कि आप बाहर के कपड़े मत पहनो और बाहर की चीज़ें को यूज़ मत करो, तो लोग हैं उससे वो पैसा लेंगे नहीं, क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता ही नहीं होगी। इससे तो उसका जो काम है बिल्कुल बंद हो जाएगा। और भट्टा भी एक ब्राह्मण था, और उसको पता था कि मूर्ति एक ब्राह्मण है और वो नीची जाति के लोगों के घर जा रहा है। तो उसने एक योजना बनाई कि भट्टा ने एक योजना बनाई कि मूर्ति को मैं यहाँ से बाहर ही निकलवा दूँ तो मेरा काम है वो चलता रहेगा। तो उसने बहुत सारे ब्राह्मण हैं उनको इकट्ठा किया, और उन ब्राह्मणों को इकट्ठा करके उसने एक पार्टी बनाई। और उस पार्टी में किन किन लोगों को शामिल किया, सबसे पहले तो वो खुद था, उसके बाद एक नरसम्मा है उसकी मदर, उसको इकट्ठा किया, बेकम्मा नाम की औरत है उसको इकट्ठा किया। तो ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों को लेके वो मैसूर, पास ही का एक एरिया था मैसूर, वहाँ पे गया, और वहाँ के जो स्वामी जी थे उनको कहा कि भाई हमारा जो ब्राह्मणिज्म है उसको पोल्यूट कर रहा है मूर्ति, क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण होके नीची जाति के लोगों के पास जा रहा है, तो इसलिए उसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो जो स्वामी जी हैं वहाँ के, उन्होंने आदेश दिया कि मूर्ति को ब्राह्मणिज्म से एक्स कम्युनिकेट यानी निकाल दिया जाए और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। तो उसके स्वामी जी के आदेश से भट्टा है वो मूर्ति को निकलवा देता है अपने ब्राह्मणों की जो कास्ट होती है उनसे। और जब ये चीज़ मूर्ति के मदर जो नरसम्मा को पता लगती है कि उसका बेटा है, उसको तो निकाल दिया गया है ब्राह्मणिज्म से, तो ये बात सुन के जो मूर्ति की मदर है वो ये शोक सहन नहीं कर पाती और वो मर जाती है। अपनी मदर की मौत के बाद जो मूर्ति है वो उसके पास और कहीं तो रहने के लिए जगह मिलती नहीं है, तो वो पास ही में एक रगम्मा नाम की एक विधवा रहती है, उसके घर रहना शुरू कर देता है। ये जो रगम्मा है ये मूर्ति के आइडिया से पहले ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, और वो इस मूर्ति को बहुत अच्छे से जानती भी थी और उसके साथ लगाव भी था। तो वो रगम्मा मूर्ति को अपने घर बहुत अच्छे से रखती है, और रगम्मा के घर रहते हुए जो मूर्ति है वो एक लोकल कांग्रेस पार्टी बनाता है,
वो एक कांग्रेस पार्टी का निर्माण करता है और उस कांग्रेस पार्टी में कौन कौन किन किन लोगों को शामिल करता है। जो मेन लोग होते हैं उनमें खुद रगम्मा होती है, मूर्ति होता है, एक रत्ना रांची और एक पटेल रंगे गोड़वा जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, पावरफुल आदमी है, उनको ये शामिल करते हैं और एक लोकल कांग्रेस पार्टी है बनाते हैं। अब ये जो पार्टी बनी है इसके एंटी कौन है, विरुद्ध कौन है, इसके विरुद्ध जो लोग खड़े हैं वो उनमें एक भट्टा होता है, बड़े खान जो पुलिस ऑफिसर होता है, और एक साहिब जो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में बड़े खान की जिसने मदद की थी वो होता है, वो इसके विरुद्ध खड़े हैं। तो मूर्ति है वो इस कांग्रेस पार्टी के बेस पे क्या करता है, गांधी जी के विचारों को फैलाने के लिए वो क्या करता है, लोगों में चरखे वितरित करता है और उनको आइडिया देता है कि आप इन चरखों की मदद से घर पे ही कपड़ा बनाइए, खादी बनाइए और उसको पहनिए, तो इससे आपका पैसा भी बचेगा और हम स्वदेशी चीज़ें का सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। और वो जो गांधी के जो आइडियाज़ हैं और चरखे हैं वो वितरित करने के लिए शूद्रों के घर भी जाता है। शूद्र कौन होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको घर पे भी जाता है और शूद्रों को भी सेम आइडियाज़ बताता है कि भाई आपने ये काम करना है कि कपड़े घर पे ही बनाने हैं। अच्छा, और शूद्रों के घर जाने के बाद उसको ये भी फील होता है कि जो शूद्र हैं वो अपने आप में बहुत ही इन्फीरियर फील कर रहे हैं, वो नीचा फील करते हैं। तो वो ब्राह्मणों के पास जाके उनसे अपील करता है कि आप लोग शूद्रों को नीचा फील मत करवाइए और आप उनको गले लगा लीजिए और उनके साथ मिंगल अप हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें मूर्ति करता है। हालांकि ब्राह्मण हैं वो मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप लोगों को शूद्रों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। तो बच्चों इतनी स्टोरी सुनाने के बाद जो हमारी नरेटर है, नरेटर कौन है, अचक्का नरेटर है, वो हमारी जो कहानी है उसका मुख है वो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट की तरफ कर देते हैं। तो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट के बारे में मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि ये एक ब्रिटिश एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव कंपनी है। ये यहाँ पे जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्हीं के लोग रहते हैं जो ऊंची पोस्ट पे हैं, और यहाँ पे भारत के लोग या कांथापुरा के लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पे कुली के रूप में काम करते हैं। तो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में हमने कल ही पढ़ा था, यहाँ पे कुलियों की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जा रहा है, उनसे दिन रात काम करवाया जाता है। यहाँ तक कि उनसे एक एग्रीमेंट भरवाया हुआ है कि वो 10 साल तक इस जो कंपनी है उसको छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज उनके ऊपर क्या है, कानूनी केस है वो चलाया जाएगा। तो इससे उनकी हालात है कुलियों की बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो यहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन वो उस एग्रीमेंट की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। जब मूर्ति को इस चीज़ के बारे में पता लगता है कि भाई यहाँ पे कुलियों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो क्या करता है, अपनी लोकल कांग्रेस पार्टी को लेके और यहाँ पे स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में आता है और यहाँ के जो कुली हैं उनको पढ़ाना लिखना शुरू करता है, उनको उनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके बारे में बताना शुरू करता है। और वो गांधी जी के आइडियाज़ के बारे में भी उनको बताता है कि आप लोगों ने सत्य, अहिंसा और त्याग की तरफ चलना है और कोई किसी भी तरह की वायलेंस नहीं करनी है। जब मूर्ति है वो कुलियों को ये सब बता रहा होता है तो बड़े खान को पता लग जाता है कि मूर्ति है यहाँ पे गांधी के आइडियाज़ को लोगों को बता रहा है, तो वो मूर्ति को रोकने का प्रयास करता है। और इसी बीच उन सब में ही, मूर्ति में भी, उसके साथियों में भी, कुलियों में और बड़े खान में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में एक औरत है वो मूर्ति के जो बड़े खान है उसकी दाढ़ी के कुछ बाल निकाल लेती है और ये एक तरह से इंसल्ट के रूप में लिया जाता है कि आपकी दाढ़ी या आपके इज्जत पे हाथ डाल दिया गया है। जब मूर्ति को इस चीज़ का पता लगता है कि भी ऐसा कुछ चल रहा है उसके सामने, तो मूर्ति है उसको याद आता है कि वो तो गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो कर रहा है और गांधी जी का आइडियाज़ क्या है कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए, और यहाँ तो वायलेंस हो गई है। तो मूर्ति इस चीज़ से बहुत ही हताश होता है और वो अपने आप को सज़ा देते हुए कहता है कि मैं 3 दिन का उपवास रखूँगा और इस उपवास के थ्रू अपनी जो नॉन वायलेंस, जो वायलेंस की है मैंने, उसकी अपने भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरे को इसके लिए माफ़ कर दे और ऐसा कभी मेरे से दोबारा ना होना पाए। तो मूर्ति है जो सारी लड़ाई होती है उसकी जिम्मेवारी खुद पे लेके 3 दिन का उपवास रखता है। और कहाँ रखता है, गांव का जो टेंपल होता है, मंदिर होता है, केचम्मा के बारे में बात करी थी हमने, जो केचम्मा देवी गोडेस यहाँ के डेटी हैं वो रहती हैं,
वहीं पे उपवास रखता है और वहाँ पे उसकी देखभाल है नरसम्मा और रत्ना और वहाँ की जो जितनी भी लेडीज़ होती हैं गांव की, वो अच्छी लेडीज़ होती हैं, वो उसकी देखभाल करती हैं। और 3 दिन का उपवास करने के उपरांत गांधी है, वो मूर्ति है, वो एक कैंपेन शुरू करता है, एक तरह से योजना शुरू करता है और उस योजना का नाम रखता है डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन। यानी कि जो सरकार है उसको टच नहीं करना है, ये इस कैंपेन का, इस योजना का नाम होता है। कहने का मतलब कि भी बिना वायलेंस के ही हमने जो भी अपनी रणनीति बनानी है, जो भी काम करने हैं बिना वायलेंस के करने हैं, वायलेंस के साथ हमें कोई भी काम नहीं करना है। और बच्चों, ये जो कैंपेन है इसी के साथ ही हम अपना जो आज का लेक्चर है उसको विराम देते हैं। बाकी की स्टोरी है उसको हम कल शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।